जननी क्या होती है? माता। सभी भाषाओं की जननी किसको माना गया है? संस्कृत को। संस्कृत के बाद में ध्यान दें जो भाषा आती है वो कौन सी आती है, क्योंकि हम ये ध्यान रखेंगे कि हिंदी तक कैसे पहुँचे थे हम। तो संस्कृत के बाद में जो दूसरी भाषा आई थी वो आई थी पाली। हिस्ट्री के बच्चों को पता होगा कि संस्कृत भाषा से पहले भी भाषा नहीं थी, क्योंकि संस्कृत अपन को पहले रूप में लिखित रूप में मिलते हैं, वेद मिलते हैं। इसके बाद में देखिए जो भाषा आती है वो आती है अपनी दूसरी, कौन सी आती है? पाली। अब ध्यान दें, पाली के बाद में कौन सी आती है? प्राकृत। इसके बाद में कौन सी आती है? अपभ्रंश। अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और बाद में आती है आपकी, यहाँ तक दिख रहा होगा, शौरसेनी। शौरसेनी। और इसी शौरसेनी का जो आधुनिक रूप देखने को मिलता है वो मिलता है आपका हिंदी का। अब ये सभी भाषाओं की जननी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, और जो हिंदी भाषा है ये यहाँ तक पहुँचने का, ये जो इसका विकास का क्रम है हिंदी भाषा के, आधुनिक हिंदी भाषा के आने तक का, वो ऐसे है। देखिए इसका अब हम टाइम पीरियड सेट करते हैं कि कैसे टाइम पीरियड। तो देखिए जो वेदों के यानी वैदिक काल का करें तो जो संस्कृत पहला लिखित अपना प्रमाण कौन सा? वेद, और इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया था कि ईसा पूर्व क्या है, नहीं पता है तो आप उस क्लास में जाकर के देख सकते हैं। इसके जो जस्ट बाद में जो वैदिक संस्कृत है और उसका जो दूसरा पड़ाव आता है वो आता है लौकिक संस्कृत का। और लौकिक संस्कृत का टाइम रहता है वो रहता है आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी है। इसके जो वैदिक संस्कृत का पीरियड रहता है 500 वर्ष का, लौकिक संस्कृत का 500 वर्ष का। अब देखिए दूसरी जो इसमें भाषा आती है वो पाली आती है, और वो रहती है आपकी 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1 ईस्वी सन में आ गए, तो 500 वर्ष तक का रहता है। एक भाषा का जो टाइम पीरियड अपने इसमें सेट रहा है ये 500 का याद रखें आप, और ये हो गई आपकी 1 ईस्वी सन से आपकी 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश हो गई आपकी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी सन तक। ध्यान रहे कि सर ये ऐसे थोड़ी हुआ कि 500 साल का इसमें कोई टाइम पीरियड सेट था और उसके बाद में ये खत्म हो गई। देखिए भाषा तो संस्कृत भी वर्तमान में बोली जाती है, पाली भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, अपभ्रंश भी है, तो ये एक तरीके से खत्म नहीं हुई है। इनका टाइम पीरियड ये इतना ही क्यों रहा? देखिए जो भाषा है, जिस भाषा को या तो ज़्यादा बोला गया है इस टाइम पीरियड में, या इस टाइम पीरियड के अंदर ये भाषा राजभाषा थी, राज के कार्य इस भाषा में होते थे। तो संस्कृत का टाइम पीरियड बाद में भी चली है, संस्कृत वर्तमान तक चल रही है, लेकिन कम लोगों के द्वारा बोला जा रहा है और राजभाषा रही है। अब ध्यान दें, यहाँ पर आपने पढ़ा है बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, कंटिन्यू आ जाएं, और अपभ्रंश आप हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, और जो हिंदी का टाइम पीरियड है वो वर्तमान तक चल ही रहा है 1000 ईस्वी से
लेकर वर्तमान तक। ध्यान दें, आधार टाइम है वो रहेगा संस्कृत का। अगर आधार टाइम आपसे कोई पूछे तो 1500 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, और अगर हिंदी का आधार टाइम पूछा जाएगा तो वो होगा 1100 ईस्वी से। इसका तो 1000 से वर्तमान तक चल ही रहा है। 1100 ईस्वी से लेकर के और वर्तमान तक जो समय चल रहा है वो हिंदी का आधार समय है। और इसी में पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ रखा है, संदर्भदायी का प्रथम हिंदी महाकाव्य, जो इसी टाइम में हुए हैं। जो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के राजकीय कवि या दरबारी कवि थे। तो इन्हीं की रचना है पृथ्वीराज रासो संदर्भदायी की। तो ये उतार लें। मैं आशा करता हूँ कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके लिए फायदे की बात रहेगी। पढ़ने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी उपलब्ध हैं। हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट किया और देख लिया, अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो 2 मिनट देख करके काट दिया। तो इसके साथ साथ आप नोट डाउन करें। मैं साइड में हो जाता हूँ और इसको आप नोट डाउन करें हमेशा के लिए। हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, खासकर हिंदी साहित्य के लिए आपके काम आने वाली चीज़ है। और अब इसके जस्ट आगे तो अब संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और शौरसेनी का ही जो आधुनिक रूप हिंदी है। और ये आपका वैदिक युग हो गया, ये महाजनपद काल का युग हो गया, और इसमें आपके मौर्य वंशर, गुप्त वंशर वो आ जाते हैं। तो इसमें बौद्ध जैन ग्रंथ हैं, वो इनकी रचनाएं मिलती हैं। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को सरलता से समझ में आ गया, ये मैं ऐसा समझता हूँ। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं अपना पहला पाठ, और पहले पाठ का नाम है वर्ण विचार। तो ध्यान दें, हमने 3 चैप्टर बनाए थे या 3 पाठ बनाए थे हिंदी के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना पहला पाठ, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो पहली बात यह है कि वर्ण कहते किसे हैं, क्या है वर्ण? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भी वही होगी आपकी और मौखिक भी वही होगी। कई जगह ध्वनि बोलते हैं कि भाई सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, तो वो उच्चारित रूप में होती है। उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। परिभाषा चाहे तो आप लिख लें, ना चाहे तो आप नहीं लिखें। लिखना चाहे तो लिख लें। मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं या वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब लिखें आप, वर्णों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। 2 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, छोटी से छोटी कैसे हुई इकाई? जैसे अपना पहला ही व्यंजन ले लें कै। अब ध्यान दें, इसमें से अगर हम स्वर निकाल देंगे तो ये क्या रह जाएगा? हलंत रह जाएगा। तो ये सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी, सबसे छोटी इकाई। अब सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, लेकिन ध्यान दें वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। वर्णों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन।
आप कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोबारा से आपको कभी हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बेस आपका मजबूत हो जाएगा। ध्यान दें, वर्ण है वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण हैं। हम क्या सोचते हैं कि व्यंजन वर्ण है, स्वर तो स्वर है, लेकिन ध्यान दें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई तो अस्वर भी हो जाता है। तो स्वर और व्यंजन दोनों क्या कर लेंगे, वर्ण कर लेंगे। अब स्वर, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। तो ध्यान दें स्वर क्या है। स्वर है वे ध्वनियाँ जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। परिभाषा लिखें, वे ध्वनियाँ जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, वर्ण विचार के दो डिवाइडेशन थे, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले की बात करते हैं जो है स्वर, यानी वे ध्वनियाँ जिन्हें उच्चारित करने के लिए अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बात बताइए आप कि आकाश, परलोक, स्वर्ग, इनको किसी की सहायता की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से स्वरों को भी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। या हम ये कह सकते हैं कि वे स्वतंत्र ध्वनियाँ या स्वतंत्र ध्वनियाँ ही स्वर है। सबसे छोटी परिभाषा क्या होती है स्वर की? स्वतंत्र ध्वनियाँ स्वर हैं, या जिनको उच्चारित करने के लिए अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन में क्या होगी? अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता होगी। तो हम व्यंजन पढ़ेंगे उसमें। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 कौन कौन से होते हैं? आपने छोटी कक्षाओं में ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए आज पढ़ लें। वो होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर मूलतः हिंदी में होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए ये स्वर हैं, इन स्वरों का किस स्वर के मिलान से कौन से स्वर की उत्पत्ति होती है, ये बात अगर अपन को थोड़ी सी समझ में आ गई। ये वैसे वर्ण विचार बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये शॉर्ट में करवाऊंगा, क्योंकि अपन को अपने सिलेबस के ध्यान में रखते हुए चलना है। जो संधि तक पहुंचना है, संधि समास वहाँ पर जाना है यौगिक शब्द में। तो देखिए ये स्वर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को स्किप कर दिया तो ये मान के चलो कि संधि है आपको कितनी भी आती होंगी, आपने कितनी भी याद कर ली होंगी, लेकिन आपसे कोई उदाहरण पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद करो तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको स्वर का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए भाई हमने सिलेबस देखा कि भाई संधि पढ़ना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से हम पढ़ रहे हैं तो हमने सीधा उठाया संधि, चलो स्वर संधि पढ़ना शुरू कर दिया, यण संधि पढ़ना शुरू कर दिया। तो लेकिन उससे पहले ये बेसिक बात ये आना ज़रूरी है कि स्वर क्या है, क्योंकि स्वरों के मिलान से ही पूरा का पूरा खेल संधि का क्या है? स्वर है। और वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरा खेल हिंदी का क्या है? संधि। अगर आपको संधि आ रही है तो आपको पूरी हिंदी आ रही है। और दूसरी बात, अगर आपको वर्ण विचार का या वर्णों का नॉलेज है, स्वर व्यंजन का नॉलेज है, तो आप संधि को सरलता से कर सकते हैं। देखिए स्वरों में मूल स्वर कौन से हैं? पहली बात तो ये देखनी है अपन को मूल स्वर कौन से है। तो देखिए मूल स्वर है ए, ई, उ और री। ये 4 मूल स्वर हैं। कॉमा लगा सकते हैं आप।
ये 4 मूल स्वर है, इनका ही खेल है पूरा, इनसे पूरी की पूरी हिंदी बन जाएगी। स्वरों की अगर बात करें तो हम मूल स्वर या हम इनको लघु स्वर कहते हैं या इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनसे जो बनकर बड़े स्वर होंगे उनको हम दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर कहेंगे। तो जो मुख्य हैं, मुख्यतः ये है, और इनसे ही पूरा का पूरा हिंदी का खेल बनेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं हिंदी में मूल स्वर, वो 11 लिख के लिए थे, इसमें लिख लें हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ, रे। अब देखिए इन मूल स्वरों से हम पूरा का पूरा खेल बनाते हैं, किसका? आगे वाले स्वरों का। ए, ई और उ और रे, ये पूरे के पूरे आपके आगे वाले स्वर हैं, इनसे बन जाएगा। इनसे आप लिख सकते हैं ये मूल स्वर हैं, और ये चारों के चारों क्या आपके लघु स्वर हैं। अब देखिए इन चारों से यही 4 स्वर हैं आपके बाकी के 7 स्वर बना देंगे। तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर होंगे, वो क्या होंगे? आपके 7 होंगे। चलिए मूल स्वरों से दीर्घ स्वर बनाते हैं। देखिए ए में ए मिला, तो सीधा का सीधा अगर हम संधि पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ाने वाला टीचर कितना ही अच्छा हो, वो आपको कहेगा कि समान स्वरों का मिलान हो रहा है, समान स्वर से दीर्घ स्वर बन रहा है। यण की बात करें तो एक तरफ क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। तो असमान स्वर यानी ए, ई, उ, री में असमान स्वर मिलता है तो ये रे वह हो जाता है। अब अपने का तो ये बहुत ही सरल बात है, और टीचर ने भी अच्छे से बता दी, अच्छा है पढ़ाने वाला भी कोई भी हो, लेकिन अपने समझ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन को स्वर नहीं आ रहे। तो ध्यान दें, समान स्वर, ये समान हो गए, दोनों समान स्वर हैं, और समान स्वर से मिलकर के क्या बना? दीर्घ स्वर बना। वो क्या आया अपने पास में? आ। ध्यान दें, दूसरा जो समान स्वर से ई और ई दोनों समान स्वर हैं, और इससे बनेगा दीर्घ स्वर, वो बनेगा ई, या हम बोल सकते हैं इसको बड़ी ई। ज्यादातर हम बड़ी ई, बड़ा ऊ ये बोलते हैं, लेकिन उच्चारण में ध्वनि का फर्क रहता है। ई, यह जब हम कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है उसमें समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दें, ये बन गया, और बाद में आपका हो गया ए स्वर के अंदर आपका क्या मिलेगा? ये ई मिलेगा। तो क्या बन जाएगा? इससे पहले आपका, सॉरी बड़ा नहीं बनाया हमने, ऊ स्वर यानी मूल स्वर था अपना, ऊ में ऊ मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऊ, या फिर आप इसको बड़ा ऊ बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो आपके मूल स्वर 4 थे, ए, ई, उ, री, तो समान स्वर से ए से आ, ई से ई, उ से ऊ। अब री से क्यों नहीं बना सर? तो हिंदी में जो दीर्घ री है उसका प्रचलन नहीं है, क्योंकि री और री के मिलन से क्या होगा? बड़ा री बनेगा, क्योंकि बड़ा ए, बड़ा ई, बड़ा ऊ, या फिर आ, ई, ऊ। तो ध्यान दें, इसमें दीर्घ जो री है उसका प्रचलन नहीं है, इसलिए री से नहीं बनेगा। तो मूल स्वर 4 थे, उसमें से 3 काम आए अपने, ए का आ, ई का ई, ऊ का ऊ। अब देखिए क्या होता है, जो ए स्वर है, इस ए स्वर के अंदर अपना ई मिलता है, तो ध्यान दें क्या बन जाता है? ए। और जब ए स्वर के अंदर ए मिलता है तब क्या बन जाता है? ऐ। इतना उतार लें। ए स्वर में मूल स्वरों से 4 मूल स्वर थे, तो जिसमें से एक तो सीधा सीधा छूट ही गया, क्योंकि वो उससे दीर्घ री का प्रचलन नहीं है हिंदी में, और जो मूल स्वर हैं तीनों का, उनके कौन से हो गए? दीर्घ स्वर बन गए, आ, ई, उ। और ए में ई मिलती है तो क्या हो जाता है? ए, और ए में ए मिलता है तो क्या हो जाता है? ऐ। कंटिन्यू याद रखें, ए में ई मिली तो ए हो गया, ए में ए मिली तो क्या हो गया? ऐ। ये उतार लें,
क्योंकि मूल स्वर से क्या हो गए अपने, या लघु स्वर से क्या हो गए, गुरु स्वर। अब देखिए आगे क्या होगा, ऊ मिलाना बाकी रह गया ए के अंदर, तो ऊ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। मैं यहाँ मिला देता हूँ क्योंकि यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उतार लें, तो ए स्वर के अंदर हम मिलाएंगे अपना ऊ, क्योंकि और तो मिला लिया है, बाकी अपना ऊ ही रहा, और ऊ मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा आपका ओ। और ये ओ मिलाएंगे जब हम ए स्वर से ओ स्वर का मिलन होता है तो आपका बन जाता है औ। कंटिन्यू याद रखने हैं, 4 मूल स्वर थे, ए ई उ री, और ए से समान स्वर ए से आ, समान स्वर ई से ई, समान स्वर ऊ से ऊ, और ए में ई का मिलन हुआ तो ए में ए का हुआ तो ऐ। आप एक बार इसको नोट डाउन करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ ए मिल गया ऐ हो गया, अब इसमें ई मिल गया ए हो गया, तो यहाँ आ गया तो ऐ हो गया। इसी प्रकार से ऊ बाकी रहा तो ए में ऊ मिलते ही ओ, और यहाँ पर ओ वापस ले आओ, ए में ओ मिलते ही आओ, और री सर री बाकी रह गया, तो री का दीर्घ री का हिंदी भाषा में प्रचलन कम होता है। इसलिए देखिए आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्वर कौन से हैं आपके, दीर्घ स्वर। तो आप लिखें हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर कितने हैं, या गुरु स्वर बोलते हैं इनको, दीर्घ स्वर 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। 2 अयोगवाही ध्वनियां हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं मिटा देता हूँ। अंग और ए खा गए सर, तो वो अयोगवाही ध्वनियां होती हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आती है। तो देखिए ये थे अपने स्वर। अब इसमें बात अपन को समझनी है कि सर स्वर तो समझ में आ गए, लेकिन इसमें 2 बात, एक तो अपन का मूल स्वर जिनको हम शुद्ध स्वर भी कहते हैं, और आपके संयुक्त स्वर हो गए आपके ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त संधि स्वर हो गए। और ए और ओ ये आपके हैं गुण स्वर, ध्यान दें, ए और ओ, और ऐ और औ। ये बात आप नोट डाउन कर लें दोनों। इसमें क्या नोट डाउन करना है कि हिंदी में 2 गुण स्वर होते हैं, कौन कौन से, एक ए और एक ओ, और ऐ और औ होते हैं वर्दी स्वर। क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो इसको हम दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं, दीर्घ स्वर या वर्दी स्वर। तो ए और ओ हैं ये आपके गुण स्वर हैं, और ऐ और औ हैं वो आपके वर्दी स्वर हैं, और अंग और अ क्या हो गई आपकी अयोगवाही ध्वनियाँ हो गई। तो ध्यान दें, आपको अगर समान स्वर वाली बात समझ में आ गई, मूल स्वर वाली बात समझ में आ गई, और इसके बाद में कि अपने मूल स्वरों से किस प्रकार से कैसे अपने 7 दीर्घ स्वर बनते हैं वो बात समझ में आ गई, और गुण स्वर कौन से हैं ए और ओ, और वर्दी स्वर कौन से हैं ऐ और औ, तो आपको ये ध्यान रखना स्वर संधि समझ में आ गई। ये बात आप यहीं पे नो टेंशन हो जाएं कि आपको क्या हो गया, स्वर संधि क्या हो गई, समझ में आ गई। अब देखिए इन स्वरों के उच्चारण स्थान कौन से हैं, यानी अपने क्या होगा, हम जब बोलेंगे तो अपनी क्या होगी, प्राणवायु अपने श्वास नलिका से कैसे निकलेगी, अपने मुंह से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो जिस प्रकार से वाद्य यंत्र में हवा के रुकावट से स्वर बनते हैं, उसी प्रकार से अपने मुख गिरवा है इसमें बनते हैं, जिसमें अपने उच्चारण स्थान है वो किस प्रकार से अपनी ध्वनि बनती है स्वर और व्यंजन की। तो ये आपका कंठ, बाद में तालु, बाद में देखिए दांतों के ऊपर और तालु से थोड़ा ऊपर, जिनको हम मसोड़े बोलते हैं, अंदर की तरफ आप अपनी जीभ ऐसे करेंगे तो ऊपर खुरदरा भाग है, उसको हम कहते हैं मूर्धन्य, और होठ सबके होते हैं,
उनको हम कहते हैं ओष्ठ और आपके नाक है। कंठ, तालु, ओष्ठ और मुर्दा। मुर्दा ध्यान दे, जिसको हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे। तो मूर्धन्य यानी जो आप अपने दांतों के यानी तालु के ऊपर अंदर की तरफ ऐसे जीभ घुमाएंगे तो अंदर जो खुरदरा भाग है उसको मूर्धन्य या मुर्दा बोलते हैं। और उस स्थान के ऊपर उच्चारित होने वाला स्वर कौन सा होता है, मूर्धन्य स्वर। तो आप एक तरफ लिख लेंगे वर्ण या स्वर लिख लें और एक तरफ लिख लेंगे आप उच्चारण स्थान। ध्यान दें, स्वर भी वर्ण है क्योंकि वर्ण के दो भाग थे, स्वर और व्यंजन। इसलिए आप इधर लिख लें वर्ण या स्वर लिख सकते हैं और इधर लिख लें आप उच्चारित स्थान। तो कौन से स्वर का कौन सा उच्चारित स्थान है, ये आप खुद जब क्लास ज्वाइन करें तब आप क्या करेंगे, इसको उच्चारित करके देखेंगे, खुद बोल करके देखेंगे। शर्माने की बात नहीं है क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब ही होगा। तो पहला ही जो वर्ण है आपका वो है ए। आप ध्यान दें, इसको उच्चारित करें ए। कहीं पर भी आपकी जो जीवा है या जब हम इसको जीभ बोलते हैं, ये कहीं पर भी नहीं टकरा रही है, मुंह पूरा खुला है। ए आ, इसका मतलब क्या हुआ, आपका उच्चारित स्थान क्या हुआ, कंठ है। कंठ से हो रहा है या आप इसको कंठ को हल्का सा इसको टच करके देख सकते हैं, इसको छू करके देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा जैसे ए आ यहाँ पर कंपन हो रहा है। तो इसका उच्चारित स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। इसके बाद में अपन को अगला क्या बोलना है, ई। तो ये एक घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये जो युग्म चलेगा इनका। अब ध्यान दें, अगला इसमें उच्चारित करेंगे ई। अब ई उच्चारित करेंगे तो आपका जीभ का जो बीच का भाग है ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा और तालु को छुएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा तालव्य, या इसका जो उच्चारित स्थान है वो क्या है, तालु। ई दोनों बोलेंगे तो दोनों का उच्चारित स्थान क्या होगा, एक ही होगा। अब ध्यान दें, इसमें अगला आएगा आपका ऊ। तो देखिए आपके होठ हैं वो सिकुड़ रहे हैं, ऊ। तो आपके ऊ से क्या हो गया आपका यहाँ पर ओष्ठ, यानी आपके उच्चारित स्थान क्या हो गया, ऊ और ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं आप, तो इसका ओष्ठ या औष्ठे। ये देखिए अपने उच्चारित स्थान थे और यही अपने मूल स्वर थे। री है तो री स्वर है, इसमें आप ध्यान दें, री बोलेंगे तो री में ही आएगा आपका मुर्दा, या इसको मूर्धन्य कहते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था। अंदर का जो खुरदरा भाग है दांतों के जस्ट ऊपर अंदर की तरफ, बाहर वाला नहीं, अंदर के। री देखिए वहां पर टकराव हो रहा है, री वहां पर आपकी जीभ है जो टकरा रही है, कंपन कर रही है। इसका मतलब री है वो आपका क्या है, उसका उच्चारित स्थान क्या होगा, मुर्दा होगा। इसलिए री आपका हिंदी में एक ही री का प्रचलन है और उसका उच्चारित स्थान क्या है, मूर्धन्य या मुर्दा। ये आप नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे लिखें। रे ध्यान दें, रे भूल गया, रे ये आपके मूल स्वर, क्योंकि मूल स्वर ये थे ए ई उ री। ए ई उ री जो मूल स्वर है, इनके उच्चारित स्थान है कंठ, तालु, ओष्ठ और मुर्दा, और मूल उच्चारित स्थान भी यही हैं। जिस प्रकार से अब स्वर हैं वो एक दूसरे से संयुक्त होकर के दीर्घ बने थे, उसी प्रकार से इनका उच्चारित स्थान भी क्या हो जाएगा आपका, अब मिल जाएगा। अब अगला जो ये नोट डाउन कर लें, एक मिनट आप। अब देखिए अगला अपन को क्या बोलना है, ए और ऐ। अब देखिए हमने अभी जो स्वरों की उत्पत्ति की थी उसमें मूल स्वरों से दीर्घ स्वर बनाए थे, तो उसमें उत्पत्ति कैसे हुई थी, उत्पत्ति हुई थी ए स्वर में। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ए स्वर में ई स्वर का क्या हुआ था, मिलन।
और उसी से अपना क्या बना था ए, और ए स्वर में बाद में क्या मिल गया ए, इसलिए क्या बन गया ऐ। तो ए में ई स्वर मिलता है तो ए बनता है, और बाद में ए स्वर में ए मिलता है तो आपका ऐ बनता है। इसलिए अब ध्यान क्या देना है, ए स्वर का उच्चारित स्थान क्या है कंठ, और ई स्वर का उच्चारित स्थान क्या है तालु। इसलिए ए और ऐ का उच्चारित स्थान क्या हो जाएगा कंठ तालु। समझे, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको या सुनाई दे रहा होगा कंठ तालु, क्योंकि ऐ बना कहां से ए और ई से ए बन गया, ए बन गया तो ऐ बन जाएगा, क्योंकि ए में ए मिला देंगे तो ऐ बन जाएगा। अब ए का उच्चारित स्थान कंठ है, ए का उच्चारित स्थान तालु है, इसलिए ऐ का उच्चारित स्थान क्या हो जाएगा कंठ तालु। नोट कर लें कंठ तालु। अब देखिए ऊ का उच्चारित स्थान क्या था ओष्ठ। अब हमें क्या ध्यान देना है, ओ और औ का निकालना है, और औ और औ का निकालेंगे, क्योंकि मैंने कहा था युग्म चलेंगे इनके ओ और औ। अब देखिए ओ की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने अभी निकाला था स्वरों का, तो ओ की उत्पत्ति हुई थी ए में क्या मिला ऊ, और ऊ मिला तो क्या बना ओ, और ए में बाद में क्या मिला ओ तो क्या बना औ। अब ध्यान दें उच्चारित स्थान आपको समझ में आ गया, मतलब अपन को इन दोनों का उच्चारित स्थान ढूंढना है, इन दोनों का। ए का उच्चारित स्थान कंठ, ऊ का उच्चारित स्थान ओष्ठ, इसलिए ओ और औ का उच्चारित स्थान क्या हो गया कंठोष्ठ। क्या हो गया इसका कंठोष्ठ हो गया। अलग अलग लिख सकते हैं आप इसका कंठ देश में ओष्ठ। और जो आपकी अयोगवाई ध्वनि बनी है वो बनी है आपकी बच्ची है सॉरी अंग और अह, ये क्या होते हैं आपके नासिके होते हैं, अंग अह ये क्या होते हैं नासिके। तो ध्यान दें ये स्वरों का क्या था उच्चारित स्थान और स्वरों की उत्पत्ति। अगर आपको इतनी सी भी बात समझ में आ गई तो आगे आपके स्वरों का वर्गीकरण का जो कई एग्जामों में टॉपिक बनता है वो टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। वर्गीकरण में क्या होता है कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी मात्रा काल के आधार पर वर्णन करना है। तो दीर्घ स्वर कौन से मात्रा में, आपके लघु स्वर कौन से हैं, स्वरों में आपके प्लुत स्वर कौन से हैं, या फिर मात्रा काल के आधार के बाद में आपका आ जाता है जीवा के आधार पर, तो आगे से मध्य से और पीछे से कौन से बोले जाते हैं स्वर। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो स्वरों का वर्गीकरण भी आपके समझ में आ जाएगा। या फिर आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताएं। नहीं, हम अब स्टार्ट करेंगे अपना इसका दूसरा टॉपिक कौन सा होगा व्यंजन। व्यंजन में कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी 2 मिनट की बात बता करके हम स्टार्ट करेंगे अपना शब्द विचार। और शब्द विचार में कौन कौन से होंगे अपने तत्सम तद्भव देशज विदेशज यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द। तो इसमें कोई भी आपको बात समझ में नहीं है ये तो कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास का आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको समय समय पर और विषय अध्यापकों से भी मेरे द्वारा भी आपको जितनी भी कोई भी आपके डाउट हो या कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो वो क्लासें हम आपको उपलब्ध करवाते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।